स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शिक्षण विधि की रीट मेंस की तैयारी में जो सिलेबस है आपकी हिंदी की शिक्षण विधियाँ, उसमें मैंने 2 क्लास पहले ले ली हैं और आज ये तीसरी क्लास है। इन क्लासेस को ठीक वैसे ही लिया जा रहा है जैसे आप एक इंस्टीट्यूट में आपने घर पर थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हो, तो उसी तरीके से कुछ शिक्षण विधियों को रोज़ाना पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने हिंदी की शिक्षण विधियों में 12 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया है और वो 12 शिक्षण विधियों की क्लास भी हमने अपलोड कर दी है। तो पहले उन क्लासेस को आप ज़रूर देखें, उसके बाद हम आज 20 शिक्षण विधियों तक पहुँच जाएंगे। तो आज की जो पहली शिक्षण विधि है, और वैसे अगर क्रमांक देखें तो इसका 13वां नंबर है। तो पहली शिक्षण विधि है अन्विति विधि, अन्विति मेथड। अन्विति मेथड का मतलब क्या होता है कि इस विधि में शब्दों का अर्थ समझाने के बजाय पूरे वाक्य को समझाया जाता है। अन्विति विधि को क्या बोलते हैं कि भाई टीचर किसी शब्द का अर्थ जब हिंदी पढ़ा रहा हो, तो वह किसी शब्द का अर्थ न समझाकर पूरे वाक्य का ही अर्थ समझाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अन्विति विधि कहेंगे। अब इस विधि की विशेषता क्या है कि वाक्य को पहले पढ़ाया जाता है, फिर उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। यानी कि टीचर जब पढ़ाएगा तो वाक्य पहले पढ़ेगा और फिर उसका अर्थ बच्चों को समझाएगा। अनुवाद की अपेक्षा वाक्य की आत्मा को समझाया जाता है। यानी कि जो वाक्य पढ़ा गया है, उस वाक्य में मूल अर्थ क्या निकल के आ रहा है, उस मूल अर्थ के बारे में टीचर बच्चों को बताता है और इसीलिए यह शिक्षण विधि जो है वो विशेष बन जाती है। यह विधि छात्रों को भावात्मक साहित्यिक दृष्टि से हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होती है। यानी कि जब अन्विति विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो छात्र जो हैं वो भावात्मक रूप से और साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में लगाव रखते हैं, रुचि रखते हैं और हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, बालक खेल रहा है। तो शिक्षक कहेगा, प्रश्न करेगा कि बालक क्या कर रहा है, तो छात्र क्या कहेंगे, उत्तर देंगे कि बालक खेल रहा है। यानी कि वाक्य को समझाया जाए, शब्द को न समझाया जाए, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, अन्विति विधि कहते हैं। यानी इस विधि में शब्दों का अर्थ न समझाकर पूरे वाक्य का अर्थ समझाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे अनुमति, अब अन्विति विधि, अन्विति मेथड उसको कहेंगे। और अन्विति मेथड का फायदा क्या है कि छात्र भावात्मक और साहित्यिक दृष्टि से हिंदी के प्रति क्या रखते हैं, लगाव रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो ये हुई आपकी अन्विति विधि। अब हम अगली विधि के बारे में बात करते हैं, सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड। सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड क्या है, इसमें छात्र छोटे छोटे समूहों में बट जाते हैं। इसमें छात्र जो हैं छोटे छोटे समूह, मान लीजिए एक क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, तो 5-5 के ग्रुप बना दिए तो 6 ग्रुप बन गए, 6-6 के ग्रुप बना दिए तो 5 ग्रुप बन गए। तो प्रत्येक समूह को विशेष कार्य दिया जाता है। प्रत्येक समूह को क्या दिया जाता है, एक अलग अलग कार्य बांट दिए जाते हैं कि भाई ये वाला समूह ये कार्य करेगा, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये कार्य करेगा, तीसरा ग्रुप ये कार्य करेगा। इस तरह से ग्रुप में बांट दिया जाता है और उस तरह से पढ़ाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप मेथड बोलेंगे, सामूहिक विधि कहेंगे। अब सामूहिक विधि के लाभ क्या हैं? सामूहिक विधि के लाभ है कि यह सहकारी अधिगम को प्रोत्साहित करती है। यानी कि बच्चा जो है, अब ग्रुप बना दिए बच्चों का, तो बच्चे आपस में मिलकर जब अधिगम करते हैं, तो उस अधिगम को हम क्या बोलते हैं, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। और भाषा प्रयोग का अवसर अधिक मिलता है कि भाई जब बालक आपस में मिलकर जब पढ़ रहे हैं, देखो आपने भी पढ़ा होगा कि जब 2 छात्र 3 छात्र मिलकर पढ़ते हैं, तो उस भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको सीखता है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो ग्रुप बनाया जाता है, तो ग्रुपिंग से अलग अलग ग्रुप जो है वो अपना अपना नेतृत्व करता है, अपने अपने कार्य का नेतृत्व करता है। और दूसरा, प्रत्येक ग्रुप के जितने भी समस्त छात्र हैं, वो एक दूसरे के साथ सहयोगी रूप से क्या करते हैं, अधिगम करते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो उनमें सहयोग की भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो सामूहिक विधि क्या हो गई, यानी कि जब बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह को विशेष कार्य दिया जाता है और उस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामूहिक विधि। इसके लाभ क्या हैं, सहकारी अधिगम को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है और भाषा के प्रयोग का अवसर अधिक होता है और छात्रों में नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना का क्या होता है, विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए
कि हम कोई शिक्षक हिंदी विषय पढ़ा रहा है तो उसने 3 ग्रुप बनाए। जैसे क्लास में कितने ग्रुप बनाए? 3 ग्रुप। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप से कहा कि भाई पहला ग्रुप वाचन करेगा, दूसरा ग्रुप जो पहले ग्रुप ने पढ़ाया है उसका शब्दार्थ निकालेगा, उनके शब्दों के अर्थ निकालेगा, और तीसरा ग्रुप व्याकरणिक संरचना का विश्लेषण करेगा, यानी कि कौन कौन से व्याकरण के नियमों का पालन हुआ है। यानी पहले ग्रुप से कहा भाई तुम वाचन करो, पढ़ो उसको, और दूसरे ग्रुप से कहा इन शब्दों के अर्थ निकालो, और तीसरे ग्रुप से कहा कि भाई व्याकरण के अनुसार किस तरह के नियमों का इसमें प्रयोग हुआ है और कौन कौन सी व्याकरण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, कौन से नियमों का प्रयोग किया गया है, उन सभी के बारे में बताओ। तो इससे क्या लाभ होंगे? जब पहला ग्रुप बोल रहा होगा जब पहला ग्रुप बोल रहा होगा तो दूसरा और तीसरा ग्रुप सुनेगा, और जब दूसरा ग्रुप बोलता है तो पहला और तीसरा सुनेगा, जब तीसरा ग्रुप बोलेगा तो पहला और दूसरा सुनेगा, और सभी विधियों का जो है प्रयोग उसमें कर लिया जाएगा शिक्षण में। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? सामूहिक विधि या सामूहिक शिक्षण कहेंगे, ग्रुप मेथड इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अब विधि है बहु इंद्रिय विधि। बहु इंद्रिय विधि, मल्टी सेंसरी मेथड। अगली विधि कौन सी है? बहु इंद्रिय विधि, मल्टी सेंसर मेथड है। अब ये क्या होती है बहु इंद्रिय विधि? कि इस विधि में श्रवण, दृष्टि, स्पर्श आदि सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अधिगम कराया जाता है। अब देखिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से शिक्षण कराया जाए, अधिगम कराया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहु इंद्रिय विधि कहेंगे। इसकी विशेषता क्या है? कि स्थायी अधिगम में सहायक है। अगर ज्ञानेंद्रियों के उपयोग से श्रव्य, दृष्टि और स्पर्श के माध्यम से यदि पढ़ाया जाए तो स्थायी अधिगम करेगा। भाई हम किसी चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसे महसूस भी करें तो उससे हमें क्या होगा? स्थायी अधिगम प्राप्त होगा। दृष्टांत, चित्र, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग होता है। तो यानी कि कोई जैसे दृष्टांत बता रहे हैं तो उसके चित्र बताएं, ऑडियो वीडियो बताएं, तो उसके माध्यम से बालक जो है वो स्वयं का अनुभव करता है और ज़्यादा बढ़िया सीखता है, और इसमें बालक जो है वो ज़्यादा रूप से सक्रिय रहता है। विशेष रूप से भाषा शिक्षण के लिए ये उपयोगी विधि है। तो भाषा शिक्षण का अर्थात क्या हो गया? हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है कि यदि बालक को सुनाया जाए, दिखाया जाए और उसे स्पर्श कराकर महसूस कराया जाए किसी भी चीज़ से, तो बालक जो है वो स्वयं के अनुभव द्वारा लर्निंग बाई डूइंग के सिद्धांत को कार्य करते हुए बहुत अच्छे ढंग से क्या करता है? उस विषय वस्तु को सीख लेता है। उदाहरण के लिए चित्र देखकर कहानी बताना। कोई चित्र है तो उस चित्र को देखा और उसके आधार पर कहानी बता दी। जैसे मान लीजिए एक रानी लक्ष्मीबाई है, वो तलवार लिए हुए घोड़े पर जा रही है, तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के परिचय के बारे में बता दिया और 1857 की क्रांति के बारे में बता दिया, उनके योगदान के बारे में बता दिया। ऑडियो सुनकर शब्दों की पहचान करना। ऑडियो सुनकर शब्दों की पहचान करना भी इस विधि का भाग है। तो इस विधि को हम कहते हैं बहु इंद्रिय विधि। क्या बोलते हैं इसको? बहु इंद्रिय विधि, मल्टी सेंसरी मेथड। अब हम बात करते हैं अनुभवात्मक विधि, एक्सपीरियंशियल मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे? अनुभवात्मक विधि, एक्सपीरियंशियल मेथड। इसमें क्या है? छात्र स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का प्रयोग करता है। छात्र स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का क्या करता है? प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुभवात्मक विधि। अब बात आती है कि भाई छात्र को स्वयं अनुभव कैसे होगा? तो छात्र देखिए घर पर यदि हिंदी भाषा सुन रहा है, बाजार में जा रहा है तब वहाँ हिंदी भाषा सुन रहा है, दोस्तों के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है और कक्षा में भी हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको सुनकर जो उसका रिएक्शन होगा, जो अपने अनुभवों के आधार पर जो भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुभवात्मक विधि बोलते हैं। और देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि छात्र जिस माहौल में रहता है उसी तरह से उस भाषा को क्या कर जाता है? वो सीख जाता है। इसकी विशेषता क्या है? कि छात्रों में रचनात्मकता को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। यानी कि छात्र स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर बोल रहा है, तो उसका जो रचनात्मक तरीका है वो एक नया विकसित होता है। दूसरा, सृजनात्मक लेखन, कविता लेखन, भाषण आदि को प्रेरित करता है कि भाई छात्र को अनुभव हुआ तो वह अपने लेखन कर सकता है उस अनुभव को, और कविता का लेखन कर सकता है, और भाषण जो है वो दे सकता है। छात्र केंद्रित अधिगम होता है। इसमें छात्र केंद्रित क्या होता है? अधिगम होता है, और यह विधि जो होती है वो कैसी होती है? छात्र केंद्रित होती है। अब उदाहरण के रूप में हम इसे ऐसे समझते हैं कि छात्र से पूछा जाए कि उसने किसी मेले का अनुभव कैसे किया, वह लेखन या मौखिक रूप से व्यक्त करे। यानी या तो वह अपने मौखिक रूप से बताए, मान लीजिए कोई बच्चा है वो मेला देखने गया है, तो उस बच्चे से ये पूछा जाए कि भाई बताओ तुमने मेले में क्या क्या देखा। या तो लिख के बता सकते हो या तुम बोल के बता सकते हो, तो वो बोल के भी बताए,
या लिखकर बताए तो वह अपने अनुभवों को क्या करेगा, साझा करेगा। और जब वह अपने अनुभवों को साझा करेगा तो उस भाषा का प्रयोग करेगा जो उस भाषा को उसने वहाँ पर क्या किया है, अनुभव किया है। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, अनुभवात्मक विधि। उसे हम क्या कहेंगे, अनुभवात्मक विधि। अगली जो शिक्षण विधि है वह है ई लर्निंग आधारित विधि, ई लर्निंग बेस्ड मेथड। देखिए ये एक नवीनतम तरीका है, नवाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे हम क्या कह सकते हैं, नवाचार कहते हैं। अब ई लर्निंग आधारित मेथड, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और मैंने क्लास लेने के बाद आप कभी भी यूट्यूब पर इस क्लास को देख सकते हो, या कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को देख सकते हो, या कभी भी ऐप पर, किसी भी ऐप पर इस क्लास को देख सकते हो। तो इसे हम बोलेंगे ई लर्निंग आधारित मेथड। यानी इस विधि में डिजिटल संसाधनों जैसे स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब वीडियो और ऑडियो बुक्स आदि का प्रयोग करके, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब वीडियो और ऑडियो बुक्स का प्रयोग करके बालक जब अधिगम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बेस्ड मेथड। इसमें विशेषता क्या है कि ये आधुनिक तकनीक है और आधुनिक तरीके से बालक सीख रहा है। छात्र अधिक रुचिपूर्वक सीखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि आपको प्रिंटेड मैटर मिलता है, नोट्स मिलती हैं, आपको सिर्फ सुनना ही सुनना तो है और देखना है उसको। तो मतलब छात्र अधिक रुचिपूर्वक उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। घर बैठे पुनरावृत्ति संभव है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जो ऑनलाइन क्लास है, मान लीजिए ये ऑनलाइन क्लास है तो आपको एक स्वतंत्रता है, आपकी एक टाइम बाउंडिंग नहीं है कि आपको कौन से समय पर ये क्लास लेनी है, आप किसी भी समय इस क्लास को ले सकते हो। और मान लीजिए कि कुछ चीज़ें यदि भूल रहे हो तो आप दोबारा उस क्लास को रिवाइज करके और उसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो घर पर बैठकर उसकी पुनरावृत्ति करना क्या है, संभव है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी कविता की एनिमेटेड वीडियो दिखाना, यानी कि एनिमेटेड जो वीडियो है उसके माध्यम से हिंदी कविता को सिखाया जाए, बताया जाए। और शब्दों की ऑडियो बुक सुनना, पर शब्दों की जो शब्दावली है उसकी ऑडियो बुक के माध्यम से बच्चा यदि सीखे तो उसे हम क्या कहेंगे, ई लर्निंग आधारित विधि या ई लर्निंग बेस्ड मेथड इसको हम कहेंगे। तो ये एक नवाचार है और यह नवाचार अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो इसी नवाचार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसीलिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, इसीलिए बच्चों को स्मार्ट तरीके से इसमें ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा दोनों की ही उपयोगिता है, तो दोनों का ही जो प्रयोग है बच्चे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण विधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसे हम ABL के नाम से जानते हैं। ABL के नाम से हम इसको जानते हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है? इस विधि में भाषा अधिगम को रोचक बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, यानी कि एक्टिविटी करा करा कर हिंदी भाषा को सिखाया जाए। बच्चे को एक्टिविटी, अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाए और उस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को हिंदी भाषा को सिखाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL उसको हम कहेंगे। अब इसके लाभ क्या हैं, सब विशेषताएं क्या हैं कि जब बच्चे से एक्टिविटी कराई जाती है, अब विधि कैसी हो गई है, मनोवैज्ञानिक हो गई। जब बच्चे से एक्टिविटी कराई जाती है तो छात्रों की क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। छात्रों की क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। और छात्र खेल, अभिनय और ड्रामा आदि के माध्यम से शिक्षण करता है। छात्र जो है वो खेल के माध्यम से, एक्टिविटी मतलब वो खेल हो सकती है, अभिनय, कोई नाटक का अभिनय करके उस भाषा को सीख सकता है, ड्रामा करके उस भाषा को सीख सकता है। तो छात्रों की सक्रिय भागीदारी खेल के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से और ड्रामा के माध्यम से जो छात्र है वो शिक्षण प्रक्रिया जो बालक को है शिक्षण कराया जाता है। खेल के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से और ड्रामा के माध्यम से बालक जो है भाषा को सीखता है। उदाहरण के लिए शब्द बनाने की प्रतियोगिता, शब्द बनाने की प्रतियोगिता और कहानी को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना, यानी कहानी को एक अभिनय के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना, या फिर शब्दों को जोड़ जोड़ कर, जैसे एक पहेली, वर्ग पहेली बनाते थे ना कि भाई इन शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए और इन शब्दों को जोड़कर नए वाक्य बनाइए, अलग अलग तरह के शब्द दे दिए जाते हैं। तो उस एक्टिविटी से बालक को जब सिखाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसे क्या कहेंगे हम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संवाद विधि। नेक्स्ट बात क्या है, संवाद विधि, कन्वर्जेशन मेथड। कन्वर्जेशन मेथड, अब संवाद से मतलब है कि भाई बात जो है वो बोलने की होगी, किसकी होगी, बोलने की होगी। यह विधि बोलने और सुनने के कौशल को बढ़ावा देती है। संवाद विधि क्या करती है, बोलने और सुनने के कौशल को क्या देती है, बढ़ावा देती है। इस विधि की विशेषता क्या है
कि दैनिक जीवन से संबंधित विषयों पर वार्तालाप करना। भाई जो भी दैनिक जीवन से संबंधित है, अगर हम उस पर हिंदी भाषा सीखनी है हमें तो जो दैनिक जीवन से संबंधित वार्तालाप है वही संवाद विधि हो गई। मान लीजिए कोई घटना के बारे में बात करनी है तो हिंदी हिंदी में हम दोनों, जैसे सुनने वाला भी और बोलने वाला भी, यदि बातचीत कर रहा है तो वो भी हिंदी भाषा सीखने में क्या है, सहयोगी है। उचित उच्चारण और प्रवाह का अभ्यास किया जा सकता है। यानी इससे जब इस तरह से बातचीत होती है, दैनिक जीवन में जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उससे उच्चारण भी उचित होता है और उसकी फ्लुएंसी भी बनती है कि भाई उस भाषा को अच्छे से और तेजी से सीखा जा सकता है और सिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्कूल में पहला दिन विषय पर संवाद करना बच्चे से, या घर पर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा स्कूल में पहला दिन कैसा रहा, तो वो बच्चा अपने माता पिता को या शिक्षक को बताएगा। तो जब बता रहा है तो वह हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है और उसके माध्यम से उस भाषा को क्या कर रहा है, सीख रहा है, उसका उच्चारण सीख रहा है और उसकी फ्लुएंसी आ रही है उसमें। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेशन मेथड, संवाद विधि इसको हम कहते हैं। अगली जो विधि है वह है प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। देखिए इसका एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि प्रायोजना विधि का जनक कौन है। तो प्रायोजना विधि का जनक है किलपैट्रिक, और किसकी विचारधारा पर आधारित है, जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। जब देखिए विज्ञान की शिक्षण विधियाँ होंगी या मैथमेटिक्स की शिक्षण विधियाँ होंगी, उसमें मैं इस विधि को डिटेल से कराऊंगा आपको। यहाँ तो हम इसको शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं कि भाई प्रायोजना विधि क्या होती है। प्रायोजना विधि को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए जैसे प्रोजेक्ट है, भाई छात्रों से, छोटे बच्चों से कहा जाए कि कल घर से किसी विशेष टॉपिक पर चार्ट बना के लाना, या कल घर से कोई मॉडल, छोटा सा मॉडल बना के लाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रायोजना विधि कहेंगे। अब इसमें छात्र जो है वो स्वयं की भागीदारी होती है उसकी, तो यह विधि कैसी हो गई, मनोवैज्ञानिक हो गई। तो प्रायोजना विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। प्रायोजना विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक। पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रायोजना विधि के चरण कितने होते हैं, तो याद रखना चरण, 4 चरण भी उत्तर राइट होता है और 6 चरण भी उत्तर राइट होता है, ठीक है। 4 जो है चरण, अगर और मान लीजिए दोनों आ गए तो दोनों में से कोई सा भी आप आंसर लगा सकते हो, दोनों ही क्या है, राइट है, दोनों ही। एक ये कन्फ्यूजेटिव क्वेश्चन भी बना था परीक्षा में, लेकिन दोनों को ही क्या है, राइट माना गया। तो प्रायोजना विधि के चरण कितने, 4 या 6 हैं, दोनों ही सही हैं। प्रायोजना विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक हैं। और प्रायोजना प्रोजेक्ट मेथड की किसकी विचारधारा पर आधारित है, किसकी विचारधारा से अभिप्रेरित है, अगर इस तरह से पूछा जाए तो वह है जॉन डीवी की विचारधारा। तो प्रायोजना विधि है क्या, कि इसमें छात्रों को किसी विषय पर एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर वे योजना बनाकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, सहयोगात्मक और खोज परक अधिगम होता है। यानी कि छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं और उस विषय के बारे में वह स्वयं से क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो सहयोग बढ़ता है और खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। दूसरा, भाषा प्रयोग के अवसर प्राप्त होते हैं। भाषा प्रयोग के क्या होते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे गांव का मेला विषय पर रिपोर्ट तैयार करना, गांव का मेला विषय पर क्या करना, रिपोर्ट तैयार करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट मेथड या प्रायोजना विधि कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 8 शिक्षण विधियों का अध्ययन किया है और 8 शिक्षण विधियों के माध्यम से अब हम 20 शिक्षण विधियां हिंदी विषय की सीख चुके हैं। तो ये 3 क्लास हो गई। तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इन सभी क्लासेस को एक सीक्वेंस वाइज देखते जाएं। जो भी छात्र शिक्षण विधियों में कमजोर हैं या प्रारंभिक रूप से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी शिक्षण विधियों की तैयारी कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि आपकी जो विषय है उसकी तैयारी में क्या होगी, लाभदायक होगी। अभी थोड़ा समय है तो आराम आराम से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर समस्त जो विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक हैं, वो सब किससे, टीचिंग एग्जाम से संबंधित है। तो जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।